गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। अब हम बात कर रहे हैं सीरीज ऑफ वायरल डिजीज़ के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने अभी तक पोलियोमिलाइटिस, जिसको हम पोलियो या फिर इन्फेंटाइल पैरालिसिस जानते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने बात किया। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि रेबीज क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने चिकनगुनिया के विषय में जाना। हम लोगों ने ये देखा कि कॉमन कोल्ड क्या होते हैं, किस प्रकार से बीमारी कॉज होता है, इनके इन्फेक्शन कैसे होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट, प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन, इन सब के विषय हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स के कड़ी में जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के विषय में बात करेंगे, वो है स्मॉल पॉक्स, जिसको हम वेरियोला वायरस कहते हैं, जिसको गाँव देहात की भाषा में छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो आइए बात करते हैं स्मॉल पॉक्स के विषय में। देखते हैं स्मॉल पॉक्स है क्या। स्मॉल पॉक्स इज एन एक्यूट कंटाजियस डिसफिगरिंग एंड ऑफन डेडली डिजीज caused by the variola virus, a member of the orthopox family। स्मॉल पॉक्स जो होता है एक एक्यूट अर्थात बहुत तेज़ी से इसका इन्फेक्शन कॉज होता है, बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन कॉज करने वाला ये वायरस होता है। कंटेजियस होता है अर्थात ये पूरे कम्युनिटी में अपना इन्फेक्शन कॉज करता है, ये इन्फेक्शस होता है, दैट इज़ द कम्युनिकेबल डिजीज़, अर्थात एक से दूसरे में इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है, तो इसको हम कंटेजियस कहते हैं। ये डिसफिगरिंग अर्थात इस बीमारी से बच्चों, अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसका पूरा फिगर बिगड़ जाता है, उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है, पूरा शरीर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ इसके पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ ये बीमारी होती है वहाँ स्कॉर्स बन जाते हैं, है ना, अर्थात एक मार्क्स छोड़ जाता है, एक निशान छोड़ जाता है, जिसकी वजह से पूरा शरीर, जिसकी वजह से पूरा चेहरा बर्बाद हो जाता है। तो ये एक डिसफिगरिंग डिजीज होता है जो पूरे शरीर के पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे आकृति को बदल देता है। एंड ऑफन डेडली डिजीज, अगर हम ये कहें तो सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि ये एक खतरनाक, एक जानलेवा बीमारी होता है, ये एक डेडली डिजीज होता है विच इज कॉज्ड बाय द वेरियोला वायरस। अगर हम इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें, इसके कॉजिंग एजेंट की बात करें जिसकी वजह से बीमारी होता है, तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये वेरियोला वायरस से होता है ना। स्मॉल पॉक्स वायरस की अगर हम बात करें, छोटी माता की अगर हम बात करें, तो ये किसकी वजह से होता है बच्चों, ये वेरियोला वायरस की वजह से होता है, विच बिलोंग्स टू द ऑर्थोपॉक्स फैमिली। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस के से बिलोंग करता है, अर्थात ये किस फैमिली से बिलोंग करता है बच्चों, ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली से ये बिलोंग करता है। कौन, वेरियोला वायरस, जिसकी वजह से छोटी माता या स्मॉल पॉक्स या वेरियोला की बीमारी होती है। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, जो फिगर इंटरफेस हो रहा है बच्चों, ये देखने में भी बहुत खतरनाक दिख रहा है, और ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये वेरियोला वायरस का है ना। स्मॉल पॉक्स अर्थात जो छोटी माता की बीमारी होती है उसको कॉज करने वाला एजेंट है ना, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। आइए देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। फिगर से आप जान गए होंगे कि हम लोग किसके विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये बच्चों आप जो देख रहे हैं, ये छोटे छोटे दाने जो ब्लिस्टर्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये एक वेस्किल्स है जिसके अंदर एकदम क्लीन वाटर भरा हुआ है, पूरा पानी भर जाता है और पूरे बॉडी में सब जगह हो जाता है, और जहाँ जहाँ बच्चों ये हो जाता है वो पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को, पूरे आकृति को बदल देता है, बिल्कुल डिसफिगरिंग कर देता है, देखने में बहुत ही खराब लगता है। बच्चों ये देखने में जितना खतरनाक है उतना वास्तव में ये हमारी जान के लिए भी खतरनाक है। ये डेडली होता है, इसमें इतनी तीव्र जलन होती है पूरे बॉडी में इतना पेन होता है बच्चों कि इससे पेशेंट की जान चली जाती है। अगर क्योंकि बच्चों एक समय था 20वीं शताब्दी का, अगर हम 20वीं डिकेड की बात करें, 20वीं सेंचुरी की बात करें बच्चों, तो उस समय तो ये बहुत ही भयंकर महामारी थी, और एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर था बच्चों जिसका कोई इलाज नहीं था, क्योंकि उस समय तो कोई वैक्सीनेशन भी नहीं था। और उस समय क्या होता बच्चों, किसी जानकार ने बताया है कि 20वीं शताब्दी में अर्थात उस डिकेड में लगभग इसी बीमारी से, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता की बीमारी से ही बच्चों, लगभग पूरे, अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो लगभग 3000 मिलियन लोगों का जो डेथ हुआ था बच्चों, वो इसी वजह से हुआ था, स्मॉल पॉक्स की वजह से हुआ था। अगर इस प्रकार से हम करें तो बच्चों ये पूर्ण रूप से मैनकाइंड को, पूरे ह्यूमैनिटी को डिवास्ट कर दिया था, अर्थात तहस नहस कर दिया था। एक प्रकार का ये इतनी बड़ी महामारी थी, ऐसा एक नेचुरल डिजास्टर था बच्चों जो पूरे ग्लोब में तबाही मचा दिया था, तहस नहस कर दिया था, और इसका कोई इलाज नहीं था। 20वीं शताब्दी का बात मैं कर रहा हूँ, उस समय जितने भी पेशेंट, लगभग 3000 मिलियन पीपुल्स की डेथ जो हुई थी बच्चों पूरे ग्लोब की अगर हम बात करें, तो इसी महामारी से हुई थी। तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। आइए डिस्कस करते हैं इसके विषय में। Thousands of years ago, variola virus, that is the smallpox virus, emerged and began causing illness and death in human population। हजारों वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो वेरियोला वायरस
इस धरती पर इस अस्तित्व में आया, लोगों को बीमार किया एंड डेथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, और पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या कर दिया बच्चा, तबाही मचा दिया और सभी लोग मर गए थे। अर्थात पूरी की पूरी समुदाय, पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा एरिया ध्वस्त हो जाता था, मर जाते थे, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था। और इसका इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने बताया बच्चों, इनका इन्फेक्शन बहुत एक्यूट होता है, बहुत तीव्र होता है, ये कंटेजियस होते हैं, इसलिए इनका इन्फेक्शन एक कम्युनिटीज़ में बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैल जाता है, बहुत तेज़ी से फैल जाता है, लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं और पूरी की पूरी आबादी, पूरा का पूरा पॉपुलेशन, पूरा का पूरा कम्युनिटी इससे क्या हो जाता था, इसके प्रकोप में आ जाता था और लोग मर जाते थे। इसका कोई इलाज नहीं था। हम 20वीं शताब्दी की अगर बात करें तब। आइए थोड़ा देखते हैं इरेडिकेटेड 1980। लेकिन बच्चों, संयोग की बात यह रही कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन रहा एडवर्ड जेनर साहब का, जिनका देन था, जिनका बहुत ही एक सराहनीय योगदान रहा, जिनका बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा, एक ऐसा इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन रहा एडवर्ड जेनर साहब का, जिन्होंने हमको इस बीमारी से इजाद दिला दिया। इस बीमारी, ये बीमारी जो है बच्चों पूर्ण रूप से इरेडिकेटेड हो गया है ना बच्चों। अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ अल्टीमेट इरेडिकेटेड इन ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया से ये समाप्त हो गया है। तो वही कहा गया है इरेडिकेटेड 1980। सबसे लास्ट केस बच्चों 1977 ईस्वी में देखा गया था, लेकिन 1980 ईस्वी में इसको पूर्ण रूप से इरेडिकेट घोषित कर दिया गया। तो हम छोटी माता के प्रकोप से कब बच गए बच्चों, 1980 में ये टोटल इरेडिकेटेड हो गया। तो इरेडिकेटेड इन 1980 अ ग्लोब अचीवमेंट, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उपलब्धि, सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि 1980 ईस्वी में इस स्मॉल पॉक्स वायरस से, इस वेरियोला वायरस से पूरी दुनिया आज़ाद हो गई, है ना। For at least 3,000 years smallpox had devastated humanities। अर्थात अगर हम ये बात करें बच्चों तो 3000 सालों तक ये स्मॉल पॉक्स वायरस पूरी ह्यूमनिटी को तहस नहस कर दिया था, पूरी ह्यूमनिटी को हिला दिया था, पूरी मानव सभ्यता को बर्बाद कर दिया था। कितने साल तक बच्चों, 3000 ईयर्स तक, 3000 साल तक इस स्मॉल पॉक्स वायरस ने पूरी दुनिया को डिवोस्ट कर दिया था, पूरी दुनिया को हिला दिया था, तहस नहस कर दिया था। लेकिन अगर हम बात करें एक इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द इम्यूनाइजेशन, पूरे इम्यूनाइजेशन के फील्ड में अगर हम एक इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो एडवर्ड जेनर साहब ने एक ऐसी उपलब्धि दिलाई, एक ऐसा रिमार्केबल अचीवमेंट दिलाया जो पूरे ग्लोब में इस बीमारी से हमको बचा लिया। और ये बीमारी पूर्ण रूप से एक अल्टीमेट इरेडिकेशन के रूप में जाना गया 1980 ईस्वी में, है ना। आइए बात करते हैं नेचुरली अक्रिंग स्मॉल पॉक्स इज टोटली इरेडिकेटेड नाउ। इस प्रकार से अगर हम देखें तो नेचुरली, जो नेचर के द्वारा एक जो नेचुरल डिजास्टर के रूप में ये वायरस पाया जाता था, वो अब पूर्ण रूप से इरेडिकेटेड हो गया है, पूर्ण रूप से इरेडिकेटेड हो गया है थ्रू द केयरफुल प्रोग्राम ऑफ द वैक्सीनेशन, अर्थात वैक्सीनेशन के एक केयरफुल प्रोग्राम के द्वारा, जिसमें सबसे अगर हम कहें कि सबसे अहम योगदान, सबसे मुख्य भूमिका, सबसे सराहनीय योगदान अगर किसी का है तो एडवर्ड जेनर साहब का है, जिन्होंने एक इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन दिया इन द फील्ड ऑफ द इम्यूनाइजेशन और इन्होंने हमको इस बीमारी से इजाद दिला दिया। लास्ट केस वाज फाउंड इन सोमालिया अक्टूबर 1977, अर्थात सबसे इसका लास्ट जो केस देखा गया था बच्चों वो सोमालिया में देखा गया था 1977 ईस्वी में, है ना। स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब देखा गया, 1977 ईस्वी में। कब देखा गया, कहाँ देखा गया, सोमालिया में, अक्टूबर 1977 में। The only variola virus known to exist in stored in 2 labs, one in Atlanta and one in Moscow। अगर हम बात करें बच्चों तो आज भी वेरियोला वायरस का वो स्ट्रेन जो नेचुरली वेरियोला वायरस का स्ट्रेन था, आज भी 2 लैब में सुरक्षित प्रिजर्व करके रखा गया है। एक कहाँ रखा गया है, एक अटलांटा में रखा गया है, एक कहाँ रखा गया है, एक अटलांटा में और दूसरा मॉस्को में रखा गया है। पहला कहाँ रखा गया वो तो अटलांटा में और दूसरा मॉस्को में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये इसका जो एक स्ट्रेन है, जो एक नेचुरल स्ट्रेन था वेरियोला वायरस का, स्मॉल पॉक्स वायरस का, वो 2 लैब में प्रिजर्व करके रखा गया है, एक अटलांटा में और दूसरा मॉस्को में, है ना। और अब बच्चों ये वायरस पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, रेडिकेट हो गया, अल्टीमेटेड रेडिकेटेड है। आइए बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्या माध्यम है, किस माध्यम से इसका ट्रांसमिशन होता है।
वेरियोला वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और बाय द कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। वेरियोला वायरस का जो कंटामिनेशन होता है बच्चों, जो इसका ट्रांसमिशन होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा होता है, अर्थात पर्सन टू पर्सन, बाय द कॉन्टैक्ट, बाय द सलाइवा, अर्थात इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्शन से भी होता है, अर्थात ये कंटाजियस एक डिजीज होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी होता है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है। आइए बात करते हैं कैसे। बाय एयरवे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, अर्थात एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, अर्थात हमारे रेस्पिरेशन के द्वारा, अर्थात अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को इसका इन्फेक्शन हो सकता है बाय एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा, है ना, सांस लेने के माध्यम से। अगर कोई आदमी कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, उसके सलाइवा के जो ड्रॉपलेट्स हैं बच्चे, वो दूसरे पर्सन के पास तक पहुंच जाएंगे और इसमें बहुत सारे वेरियोला वायरस होते हैं, बहुत सारे स्मॉल पॉक्स वायरस होते हैं, जो उस पर्सन को, जो हेल्दी पर्सन है उसको भी इन्फेक्ट कर देता है ना। तो किसके माध्यम से हो रहा है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। अगला क्या है बच्चों? बाय सलाइवा, दैट इज द किसिंग और शेयर ड्रिंक्स। सलाइवा के माध्यम से, अगर मान लीजिए कोई पेय पदार्थ कोई पीता है या फिर किसिंग करता है बच्चों, तो बाय द कंटामिनेशन ऑफ द सलाइवा, सलाइवा के कंटामिनेशन से क्या होता है, किसी जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्ट हो जाता है इससे। क्यों? क्योंकि सलाइवा के माध्यम से, सलाइवा में ही इनके ड्रॉपलेट के साथ ही जो स्मॉल पॉक्स वायरस होते हैं, वेरियोला वायरस होते हैं, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास तक पहुंच जाते हैं। तो किसिंग करने के माध्यम से या कोई पेय पदार्थ है जो ड्रिंक है उसको शेयर करने से ये सलाइवा के माध्यम से कंटामिनेट हो जाते हैं। बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, दैट इज द हैंडशेक्स और हग्स, अर्थात बच्चों स्किन टू स्किन, मैंने बताया कि एक प्रकार का कंटेजियस डिजीज है, बाय कॉन्टैक्ट से भी पहुंचता है। अगर कोई किसी से हाथ मिलाता है, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन हाथ मिलाता है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारे इन्फेक्शन हैं, तो उसके हाथ से जो पस होंगे बच्चों, उस पस में वेरियोला वायरस होते हैं, उस पस में स्मॉल पॉक्स वायरस होते हैं, जो एक हेल्दी पर्सन के पास तक पहुंच जाते हैं। हग्स करने से, अगर मान लीजिए कोई गले मिलता है, कोई हाथ मिलाता है, कोई चुंबन करता है बच्चों, तो इस प्रकार से स्किन टू स्किन इसका क्या होता है, कंटामिनेशन हो जाता है और ये संक्रमण हो सकता है। बाय ब्लड प्रोडक्ट्स, दैट इज द अनक्लीन नीडल एंड अनक्लीन ब्लड, जो बच्चों अनस्टेलाइज्ड ब्लड होता है, अनस्टेलाइज्ड नीडल होता है, अगर उसका प्रयोग करेंगे, अर्थात कुल मिला के कंटामिनेटेड अगर किसी ब्लड का प्रयोग किया जाए, कंटामिनेटेड नीडल का प्रयोग करेंगे, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर इसका कंटामिनेशन हो सकता है, इसका संक्रमण हो सकता है। इसलिए हर समय कंटामिनेटेड फ्री नीडल का प्रयोग करना चाहिए, कंटामिनेटेड फ्री, अर्थात कुल मिला के पहले ब्लड का जाँच कराने के बाद ही ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराना चाहिए। तो कुल मिला के ये किसी न किसी माध्यम से हमारे पास तक कब पहुंचेगा? जब कंटामिनेशन होगा किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन का जो हेल्दी पर्सन के इन कांटेक्ट में आ रहा है। अगला, बाय टचिंग अ कंटामिनेटेड सरफेस, अगर किसी कंटामिनेटेड सरफेस को कोई इन्फेक्टेड पर्सन टच करता है, जैसे अलमारी का जो दरवाजा होता है, अगर या अलमारी को टच करता है, या किसी और पार्टिकल्स को या किसी और ऑब्जेक्ट को, अगर घर में रखे हुए ऑब्जेक्ट को वो टच करता है और कोई हेल्दी पर्सन उसको जाके टच कर लेता है, तो बच्चों उसके जो वायरस है वो उसके पास तक पहुंच जाते हैं। तो बाय टचिंग के द्वारा ही कंटामिनेटेड सरफेस अगर कोई टच करता है और फिर उसको कोई हेल्दी पर्सन टच करेगा तो उसके अंदर भी संक्रमण हो जाएगा। आइए बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। क्या साइन एंड सिम्टम्स होगा? अगर ये बीमारी कॉज हो जाएगा तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? इन एडिशन टू फ्लू लाइक सिम्टम्स, पेशेंट्स आल्सो एक्सपीरियंस रैशेस that appears first on the face, hand and forearm and then later appears on the torso। इसका जो सिम्टम्स होता है बच्चों, जो इसका लक्षण दिखाई देता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसमें बहुत तेज़ी से फीवर शुरू होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर एक्सेस रेज कर जाता है। साथ ही साथ मलेज होने लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग होने लगता है, एनोरेक्सिया होता है ना बच्चों, नोजिया होने लगता है, पूरे बॉडी में बॉडी एच होने लगता है, हेड एच होने लगता है। तो बहुत सारे जो फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बच्चों, वो सब इसमें देखने को मिलता है ना। अगर हम बात करें, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, इसमें जो इसका इन्फेक्शन होता है सबसे पहले फेस से शुरू होता है। सबसे पहले छोटी माता या फिर स्मॉल पॉक्स या वेरियोला वायरस कहाँ से दिखता है बच्चों? सबसे पहले इसका मुंह में संक्रमण देखने को मिलता है, फिर हाथ में आ जाते हैं, हैंड में, इसके बाद पूरे फोर आर्म में दिखाई देते हैं, फिर ये टार्सो रीजन तक पहुँच जाते हैं, पूरे बॉडी में दिखाई लेते हैं। लेकिन इनका जो इनिशियल इन्फेक्शन होता है बच्चों, वो माउथ से, अर्थात ये पूरा फेस से स्टार्ट होता है, फिर हैंड में, है ना, फिर इसके बाद फोम आर्म अर्थात दोनों भुजाओं में, फिर इसके बाद टार्सो रीजन में पहुंच जाते हैं, फिर होल बॉडी में इनका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। आइए देखते हैं इनके और संक्रमण और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं।
फीवर, मैंने जैसा कि बताया कि इनके वजह से बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर रेज कर जाता है, मलेज होता है, चिल्स, पूरे शरीर में ठंडक महसूस होती है बच्चों। स्मॉल ब्लिस्टर, सबसे बड़ा चीज़ है, पूरे बॉडी पर स्मॉल ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, वेस्किल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े दाना बन जाते हैं, और उस दाने के अंदर अगर देखेंगे बच्चों तो स्किन के नीचे पानी भरा होता है, बहुत क्लीन पानी भरा होता है। तो वही कहा गया है स्मॉल ब्लिस्टर वेस्किल्स कंटेनिंग क्लियर फ्लूइड अंडर द स्किन, स्किन के अंदर एकदम साफ सुथरा पानी उसमें भरा होता है, लेकिन बच्चों जलन बहुत तेजी से होता है, बहुत डीप बर्निंग होता है इसमें, है ना। जैसा कि इस फिगर को देखिए, इस फिगर से आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन गए हैं। ये क्या है? ये एक स्मॉल पॉक्स वायरस से बना हुआ ये है स्मॉल पॉक्स का प्रकोप। इसमें देखेंगे तो इसके अंदर, स्किन के अंदर क्या है, एक क्लीन वाटर भरा हुआ है ना। अब पूरे बॉडी में हो गया बच्चों। ये देखिए टॉर्सो रीजन में दिखाई दे रहा है, बहुत ही भयंकर संक्रमण है ये। आगे क्या हो जाता है बच्चों, अगर ये बीमारी ठीक हो जाता है तो ठीक होने के बाद भी स्कॉर्स लेफ्ट, अर्थात ये एक मार्क्स छोड़ जाता है, एक निशान छोड़ जाता है, जिसको हम पॉक मार्क्स कहते हैं। पूरे शरीर में गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं, पूरा शरीर डिसफिगर्स हो जाता है, बिल्कुल ख़राब लगता है, जो केवल और केवल प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ही होना संभव हो सकता है, अदरवाइज़ ये पूरे जीवन भर सही नहीं होता है। और पेशेंट का पूरा चेहरा क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ख़राब दिखाई देता है, जैसा कि आप देखिए बहुत ही ख़राब। अगला क्या है बच्चों, इसमें हेडेक होता है, इस बीमारी में बहुत तेजी से सर दर्द होता है, सीवियर बैक पेन होता है, पीछे साइड में बहुत तेजी से दर्द होता है, सीवियर फटीग होता है, पूरे शरीर में कमजोरी हो जाती है, वॉमिटिंग होता है, हर समय उल्टी दस्त बना रहता है, ओवरऑल डिस्कम्फर्ट, कुल मिला के पूरे बॉडी में तकलीफ ही तकलीफ नजर आती है। आइए बात करते हैं वैक्सीनेशन के विषय में, क्या है, कैसे वैक्सीनेशन इसका मिला हमको, और किस प्रकार से एक रिमार्केबल जो उपलब्धि हमको मिली, एक रिमार्केबल चेंजेस देखने को मिला, एक इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द इम्यूनाइजेशन एज वेल एज द वैक्सीनेशन। अगर हम देखें तो एडवर्ड जेनर साहब ने अपना क्या रोल निभाया। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का इन्वेंशन आविष्कार एडवर्ड जेनर साहब ने किया था। जैसा कि आप देखिए ये जो फिगर है एडवर्ड जेनर साहब का, इन्हीं की महान उपलब्धि के बदौलत आज हम जिंदा हैं और आज हम सुरक्षित हैं। नहीं तो बच्चों ये एक बहुत ही बड़ा एक दैवीय आपदा था, एक नेचुरल डिजास्टर था ये, इसकी वजह से कोई बच नहीं पाता था। ये भयंकर, ये बहुत बड़ा प्रकोप लेकर आता था, भयंकर महामारी बन चुका था। आइए बात करें, द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द एडवर्ड जेनर इन 1796 वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन टू बी डेवलप्ड। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है बच्चों, इसका सबसे पहले ये जिसको इंजेक्ट किया गया था वो सन था, वो डिकेट था, कौन सा, अर्थात 1796 ईस्वी में सबसे पहले एडवर्ड जेनर साहब ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को किसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। एंड इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन टू बी डेवलप्ड, और ये सबसे पहला ऐसा सफल वैक्सीन था जिसको डेवलप किया गया था, जिसको ईजाद किया गया था। अर्थात वैक्सीनेशन के फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ द इम्यूनाइजेशन एंड द वैक्सीनेशन, इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन टू बी डेवलप्ड, अर्थात सबसे पहला वैक्सीन था जिसको इजाद किया गया था बाय द इनोवेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ द एडवर्ड जेनर ना। एडवर्ड जेनर साहब के एक सराहनीय योगदान के द्वारा 1796 ईस्वी में ये पहला वैक्सीन था जो किसी पेशेंट के अंदर सक्सेसफुल तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसका एक सफल परिणाम आया था, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था, है ना। He observed that milkmaid who previously had caught cow cough did not catch smallpox, and shows that inoculated vaccines protected against the inoculated variola virus. इसको सबसे पहले एडवर्ड जेनर साहब ने ऑब्जर्व किया था, किस में, ग्वाला में, अर्थात जो गाय का दूध निकालने वाले जो ग्वाला होते हैं बच्चों, जो यादव होते हैं, ग्वाला जो दूध देते हैं, जो दूध बांटने का काम करते हैं, दूध निकालने का काम करते हैं, सबसे पहले वो बीमारी उनमें देखा गया। तो एडवर्ड साहब ने जो सबसे पहले बीमारी देखा था, अपने घर की जो ग्वालन थी, जो नौकरानी थी ना, ग्वालन दूध देने वाली जो नौकरानी थी, उसके हाथ में सबसे पहले इन्होंने देखा था। ही ऑब्जर्व दैट मिल्क मेड हु प्रीवियसली हैड कॉट काउ कफ डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स। उन्होंने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि ऐसे ग्वाला जो हर समय गाय के कांटेक्ट में रहते हैं, तो गाय में सबसे ज़्यादा अमूमन काउ पॉक्स की बीमारी पाई जाती है। ये चेचक की बीमारी जो गाय में होती है, जो मवेशियों में होती है, उनमें सबसे ज़्यादा होता है, और उनका जो रेयरिंग करने वाले, जो उनका पालन पोषण करने वाले, जो उनका दूध निकालने वाले ग्वाला होते हैं, वो भी उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि गाय में जब इसका इन्फेक्शन काउ पॉक्स का होगा तो उनको वो निकाल रहे हैं, तो उनसे वो भी संक्रमित हो जाते हैं। जब वो संक्रमित हो जाते हैं तो बच्चों इसका माइल्ड इन्फेक्शन देखने को मिलता है, बहुत कम ही इन्फेक्शन होता है, बहुत कम बीमारी काज होता है, और इसमें सिम्टम्स बहुत हल्के होते हैं। इससे जब पेशेंट ठीक हो जाता है और फिर उसके अंदर कभी अगर स्मॉल पॉक्स का प्रकोप होता है बच्चों, तो स्मॉल पॉक्स इनके अंदर किसी प्रकार का कोई बीमारी काज नहीं कर पाता, वो प्रभावहीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पहले से काउ पॉक्स है। तो यहाँ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन काउ पॉक्स एज वेल एज द वेरियोला वायरस।
इनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो जेनर साहब ने ये देखा कि जो मिल्क मेड होते हैं, जो ग्वाला होते हैं, और वो गाय के थन से दूध निकालते हैं, तो गाय अगर इन्फेक्टेड है काउपॉक्स से और वो ग्वाला भी इन्फेक्टेड हो गया और फिर वो सही हो जाएगा, कुछ समय बाद स्मॉल पॉक्स का प्रकोप अगर उसमें होगा तो स्मॉल पॉक्स उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाता है। एंड सो दैट इनोकुलेटेड वैक्सीन या प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द इनोकुलेटेड वेरियोला वायरस। और ये देखा गया कि अगर किसी के अंदर इनोकुलेटेड वैक्सीन या अर्थात कुल मिला के एक, इन्होंने क्या किया था बच्चों, पहले इसको समझे। जेनर साहब ने एक ग्वाला से क्या किया था, एक ग्वाला के अंदर जिसके अंदर कभी कोई बीमारी नहीं थी, तो एक ग्वालन से जिसके अंदर ये काउपॉक्स का बीमारी हुआ था, तो उसमें से कुछ पस निकाला और पस निकाल के उस लड़के के अंदर, 8 साल का लड़का है, उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है काउपॉक्स के वायरस को। जब काउपॉक्स से वो संक्रमित हो जाता है तो वो एक माइल्ड इन्फेक्शन से सफ़र करता है और वो फिर ठीक हो जाता है। फिर क्या करते हैं जेनर साहब कि फिर किसी संक्रमित पर्सन से जो वो स्मॉल पॉक्स से संक्रमित होता है, उसके स्मॉल पॉक्स के स्ट्रेन को, वेरियोला वायरस को, फिर उस लड़के के अंदर इंजेक्ट करा देते हैं जो काउपॉक्स से संक्रमित था। अब फिर ये देखा गया कि वो लड़का जो पहले काउपॉक्स से संक्रमित था अब सही हो गया है, उसके अंदर स्मॉल पॉक्स का वायरस इंजेक्ट कराने से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, अर्थात ये प्रोटेक्टेड है, अब पूर्ण रूप से संरक्षित है वो लड़का, है ना। इसी विषय में बात करते हैं। Jenner discovered of the link between the small cowpox pus and smallpox in human helped him to create the smallpox vaccine। जेनर साहब को इनमें एक सहयोग मिलता है, जेनर साहब को इनके डिस्कवरी के लिए एक लिंक मिल जाता है, क्या कि काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बीच में क्या रिलेशंस है। इसकी वजह से उनको ये वैक्सीन ईजाद कराने में एक बहुत बड़ा सहयोग मिल जाता है, एक उनके लिए एक आसान तरीका मिल जाता है इस वैक्सीन को ईजाद करने के लिए। जैसा कि आप देखिए ये क्या है, ये गाय का थन है और ये पूर्ण रूप से संक्रमित है किस बीमारी से, काउपॉक्स से। ये जो देख रहे हैं ये काउपॉक्स का बीमारी है, इसका थन पूर्ण रूप से संक्रमण में है। तो इसमें बच्चों पस में क्या होता है, इसमें काउपॉक्स के वायरस होते हैं। अगर कोई ग्वाला इस थन से दूध को निकालेगा तो ग्वाला का हाथ भी इसके कंटामिनेशन में आ जाएगा, इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। जब वो इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उसके अंदर भी काउपॉक्स का संक्रमण हो जाएगा और फिर उसके अंदर बिल्कुल चेचक जैसा सिम्टम्स आता है, लेकिन बहुत माइल्ड सिम्टम्स आता है, बहुत हल्का सिम्टम्स आता है, फिर वो ठीक हो जाता है। अगर फिर वो ग्वाला के अंदर कभी स्मॉल पॉक्स का, छोटी माता चेचक का प्रकोप होता है बच्चों, तो वो बिल्कुल संक्रमित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो स्मॉल पॉक्स पहले हो चुका है, वो काउपॉक्स पहले हो चुका है, वो इसके लिए संरक्षण का काम करेगा, वो इसके लिए बचाने का काम करेगा, है ना। अर्थात ये कि एंटीडोट उसके शरीर के अंदर खुद ही तैयार हो गया है ना। तो आइए बात करते हैं इन्होंने क्या किया था। सबसे पहले ये देखिए हम बात करते हैं, तो ये देखिए एक सारा नाम की लड़की है, सारा निल्स नाम की लड़की है जो एक ग्वालन है। ये इन्फेक्टेड है काउपॉक्स से क्योंकि ये गाय का दूध निकालती हैं और ये क्या नाम है इसका, रिमार्क कर लेंगे, सारा निल्स नाम की एक लड़की है जो काउपॉक्स के संक्रमण से संक्रमित है ना। फिर क्या करते हैं, ये दूध देने जाती है इसको, जेम्स पिप्स को। जब जेम्स पिप्स को ये दूध देती है तो इसके हाथ में चूंकि संक्रमण होता है तो ये लड़का भी संक्रमित हो जाता है, किससे, काउपॉक्स से। अर्थात जो सारा निल्स के द्वारा जो दूध दिया जाता है उसके दूध के साथ साथ इसके अंदर इसका संक्रमण इसके अंदर डेवलप हो जाता है क्योंकि ये लड़का इससे दूध ले रहा है। फिर क्या होता है, जेनर साहब को इसका पता चलता है। फिर जेनर साहब क्या करते हैं, एक दूसरी लड़की है जिसका नाम क्या है, ये देखिए। अब देखिए ये कोई दूसरी लड़की है, ये स्मॉल पॉक्स से क्या है, ये संक्रमित है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर से स्मॉल पॉक्स का स्कैब्स निकाला जाता है, अर्थात इसके अंदर स्मॉल पॉक्स के वायरस को निकाला जाता है और इस वायरस को इस लड़के के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये लड़का काउपॉक्स से संक्रमित था और काउपॉक्स का संक्रमण हुआ, ये लड़का बीमार हुआ। बीमार होने के कुछ समय बाद ये अपने आप सही हो जाता है। जब ये लड़का सही हो जाता है तो इसके अंदर क्या है, काउपॉक्स का जो रेजिस्टेंस है बच्चों, ये बन चुका है। अर्थात हमारे अंदर के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो काउपॉक्स के अगेंस्ट अपना एंटीबॉडी बना लेते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है कि ये जो लड़की है ये स्मॉल पॉक्स से संक्रमित है, इसके स्कैब को निकाल के जेनर साहब फिर इसके अंदर इंजेक्ट करा देते हैं। जब इसके अंदर इंजेक्ट करा देते हैं, चूंकि इसके अंदर पहले काउपॉक्स का संक्रमण हो चुका था, इसलिए ये पूर्ण रूप से संरक्षित है, किससे, स्मॉल पॉक्स से। तो ये देखा गया कि ये लड़का जो पिप्स है, ये देखिए इसके अंदर संक्रमण कराया गया ना, इसका स्कैब निकाला गया। देखिए यहाँ लिखा गया है पिप्स इज इनोकुलेटेड विद द स्कैब्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। देखिए पिप्स इज
पिप्स इज इनोकुलेटेड विद द स्कैब्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स। पिप्स को जो है ये स्मॉल पॉक्स के स्कैब के साथ इनोकुलेट कराया जाता है, उसके अंदर टीका लगाया जाता है। फिर ये देखा गया पिप्स इज अनइफेक्टेड, दैट इज द प्रोटेक्शन इज कंप्लीट, अर्थात ये अनइफेक्टेड हो गया, इसके अंदर किसी प्रकार का स्मॉल पॉक्स का संक्रमण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काउ पॉक्स का कहीं न कहीं रिलेशन है किसके साथ? स्मॉल पॉक्स का, तो इसका संक्रमण नहीं हो पाया। तो आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के विषय में। ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स इज जनरली सपोर्टिव विथ एंटीबायोटिक्स फॉर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो इसका ट्रीटमेंट होता है बच्चों, ये कैसा होता है? एक सपोर्टिव केयर दिया जाता है, अर्थात सपोर्टिव केयर में हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स इसलिए देते हैं क्योंकि वायरल संक्रमण हो चुका है, इसके वजह से हमारे अंदर की जो इम्यून सिस्टम है बच्चों, इम्यून सेल्स हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और इसके साथ उसमें कुछ एडिशनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, सच एज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमेटोड्स इन्फेक्शन या फिर प्रोटोजोअन्स इन्फेक्शन। तो इन इन्फेक्शंस को रोकने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए बच्चों हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, है ना। तो कुछ सपोर्टिव केयर्स के रूप में हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स देने का प्रयोग करते हैं, देने का काम करते हैं। साथ ही साथ हम क्या करते हैं? पेशेंट को आइसोलेट करते हैं। तो आइसोलेशन में रखते हैं, इसलिए आइसोलेशन में रखते हैं क्योंकि कहीं जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका संक्रमण किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में ना हो पाए, इसलिए हम उसको कहीं ना कहीं आइसोलेट कर देते हैं, उसको पृथक कर देते हैं, उसको एकांत में रखते हैं, है ना। साथ ही साथ हम क्या करते हैं? एनाल्जेसिक्स एंटीबायोटिक्स आर आल्सो रिकमेंडेड, अर्थात हम इनको अगर बहुत तेज़ी से क्या होता है बच्चों? फीवर चढ़ जाता है, बहुत तेज़ी से बुखार, अर्थात बॉडी में बहुत तेज़ी से जलन होती है, तो इनके लिए हम एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक, दर्द निवारक या ज्वर निवारक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इट इज़ ऑल अबाउट द स्मॉल पॉक्स, दैट इज़ द वेरियोला वायरस। बच्चों उम्मीद है आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, अब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए कारगर हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर बच्चों आप हमारे नए व्यूअर हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे जो नए नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुंचते रहें। अगर बच्चों आप किसी नए वीडियो को चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, रिक्वेस्ट में लिखें, हम आपके लिए दूसरा नया वीडियो जो आप चाहेंगे वो हम बनाते रहेंगे। बच्चों आप ये पूरे वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं, जितने भी वायरल डिजीज़ हैं सब उस प्लेलिस्ट में हैं, और जो आपको मिलेगा वो वायरस एंड इट्स इन्फेक्शस डिजीज के नाम से मिलेगा। आप वहां जाकर इसको सर्च करिए और टोटल जितने भी हैं सबको पढ़िए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।